बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है नावल रोए इश्क के साथ, जिसे तहरीर किया है हुसन कंवल ने, और आज इसकी किस्त नंबर 8 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। वो आराम से बैठकर खाने में मगन था, जबकि शहाब साहब की निगाह बाहर की जानब टिकी हुई थी, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। शाज़मा तबीयत खराब होने के सबब गेस्ट रूम में आराम कर रही थी। मैं कल जा रहा हूँ, अब्दुल मनान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मगर वो ये देखकर हैरान था कि शहाब साहब इसकी बात का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, बस खाने की प्लेट में चमचा हिला रहे थे। क्या हुआ बूढ़े बाबा, कोई आने वाला है क्या? अब्दुल मनान के अबरू उचकाकर इस्तफसार पर वो बुखला कर नफी में गर्दन हिलाने लगे। कोई वजह तो थी जो आज वो इस कदर बेचैन थे। इनकी बौखलाहट देखकर अब्दुल मन्नान का दिमाग खटका था। हेलो डैड, कहते हुए एक 40 साल का खूबरू मर्द घर में दाखिल हुआ। इसे देखते ही शहाब साहब मस्नूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए तेजी से इसकी जानब बढ़ गए। अब्दुल मन्नान की समाज से जैसे ही इस शख्स की आवाज टकराई, इसने कांच का गिलास मजबूती से पकड़ लिया। वो आवाज जहर की मानद थी, जिसे सुनते ही इसके पूरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई। इसके मुसलसल बोलने और हंसने की आवाजें अब्दुल मनान का खून खुला रही थी। वो गिलास उठाकर खड़ा हुआ। ओह, इनका इंतजार कर रहे थे आप? वो शहाब साहब की जानब पलट चलता हुआ आकर सर्द लहजे में गोया हुआ। अब्दुल मनान का लहजा नफरत भरा था। इसकी आंखों से कदूरत टपकती हुई मालूम हो रही थी। अब्दुल मनान, एक बार बैठ कर तहम्मुल से बात कर लो। ये अभी शहाब साहब समझाने वाले अंदाज में बोल ही रहे थे कि वो गुस्से से भड़क उठा। तहम्मुल से बात करूं? और वो भी किससे? इस आदमी से जो बचपन में मुझे आपके पास फेंक कर चला गया था और अब लौटा भी अपने मकसद से है। इसने एक एक हरफ चबा चबा कर फर्क पर कदूरत भरी नजर डालते हुए कहा। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे दादा ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं? फर्क साहब नहायत सख्त लहजे में अब्दुल मनान को देखकर बोले। तमीज? देखें तो बूढ़े बाबा, मुझे आज तमीज का लेक्चर कौन दे रहा है? वो तांस का तीर फर्क पर चलाते हुए मुस्कुराने लगा। मुझे लेक्चर देने से कहीं बेहतर है आप औलाद के हकूक सीखें, ओके? अब्दुल मनान इनके करीब आकर अपनी शहादत की उंगली फर्क के सीने पर रखते हुए दुनिया जहान की नफरत आंखों में समेटे तलख अंदाज में कहकर पलटकर गेस्ट रूम की जानब बढ़ने लगा। तुम्हारे दादा के बेजा लाड प्यार ने तुम्हें जानवर बना दिया है, जिसे न बात करने की तमीज है न। फर्क साहब इसकी जुर्रत पर गुस्से से बिफर कर आवाज बुलंद बोल ही रहे थे। इसने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास इनकी जानब मुड़कर जोर से फर्श पर दे मारा, जिस पर वो दोनों चौंक कर पीछे हटे थे। शाज़मा ये शोर सुनकर तेजी से गेस्ट रूम से निकल कर आई थी। शुक्र करें अभी तक ये जानवर खुद को जख्मी कर रहा है, आपको नहीं, वरना चीर फाड़ करना जानवरों का पसंदीदा मशगला होता है। वो शेर की तरह दौड़ते हुए कहकर वहां से बाहर की जानब चला गया। मिस शाज़मा, जल्दी इसके साथ जाएं, कुछ भी हो जाए अकेला मत छोड़िएगा इसे। शहाब साहब तेजी से आकमाना अंदाज में गोया हुए, जिस पर वो असबात में सर हिलाकर फौरन इसके पीछे दौड़ी। मानी, मानी, हेलो, बात तो सुनो मेरी मानी। वो पीछे पीछे कार तक आन पहुंची थी। दरवाजा खोलो, मुझे भी बैठना है, शाज़मा ने कार के शीशे पर हाथ मारते हुए कहा, मगर तब तक वो कार स्टार्ट कर चुका था। इसने शाज़मा की एक ना सुनी और तेजी से कार चलाते हुए ले गया। मानी, रुक जाओ प्लीज, मानी, मेरी बात तो सुन लो। अब्दुल मन्नान रंजो गुस्से की मिली जुली कैफियत में था। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इसे फर्क साहब से थी, जो इसे छोटी सी उम्र में इसके दादा दादी के पास फेंक कर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गए थे। जहाँ इसकी कार मेन गेट से बाहर निकल रही थी, वहीं सामने से सफेद रंग की कार मेन गेट से दाखिल हो रही थी। इस कार में बैठे हुए खूबरू नौजवान की नजर सबसे पहले अब्दुल मनान की कार के पीछे भागती हुई शाज़मा पर पड़ी, जिसे देखते ही इसकी आंखों में जुगनू जगमगाए थे। मिस शाज़मा, आप यहाँ? वो तेजी से इसकी जानब चलता हुआ आया।
مانی رک جاؤ، وہ عبد المنان کے پیچھے زور زور سے ابھی تک آوازیں لگا رہی تھی، جبکہ اس کی کار آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہیلو مس شازمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شازمہ کا ذہن مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے عبد المنان کی آنکھوں میں شدید کرب محسوس کیا تھا۔ اسے خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر روانسی آواز میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ خوبرو نوجوان فکر مند لہجے میں گویا ہوا۔ مانی کہیں خود کو کچھ کر نہ لے۔ میں نے اس سے پہلے اسے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا، مانو اس کی تو جان نکلے جا رہی تھی۔ پہلے ہی صبح سے جسم میں بخار شریف تشریف فرما تھے، اور عبد المنان کا غصے سے کار لے کر نکلنا اس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جان الکان کر رہا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ شازمہ کو عبد المنان کی فکر میں گلتا ہوا دیکھ کر وہ خوبرو نوجوان الجھ گیا تھا۔ اس کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دینے لگا۔ مس شازمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے کہا تھا نا اسے اکیلا مت جانے دیجیے گا۔ شاہب صاحب آتے ہی اس بیچاری بیمار لڑکی پر برس پڑے تھے۔ دادا جان، مس شازمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بیچاری تو اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان فوراً ہی شازمہ کی سائڈ لیتے ہوئے بولا۔ قاسم، تم بیچ میں مت بولو۔ فرق صاحب اسے خاموش کرانے لگے۔ اوکے ڈیڈ، اب میں چلتا ہوں، فرق صاحب یہ کہہ کر قاسم کو چلنے کا اشارہ کرنے لگے۔ اتنی سنگ دلی مت دکھاؤ، تمہارا خون ہے وہ۔ شاہب صاحب ان کی سنگ دلی پر مزید خاموش نہ رہ سکے۔ پلیز ڈیڈ، میں اسے اپنا بیٹا نہیں مانتا، وہ صرف ایک بھاگی ہوئی حرام زادی کی اولاد ہے جسے دیکھ کر بھی میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ فرق صاحب کے کہتے ہی شازمہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے، تمہارا خون دوڑتا ہے اس کی رگوں میں۔ اس گھٹیا عورت کی گناہ کی سزا اس بیچارے کو کیوں دے رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے ان سب میں؟ شاہب صاحب جذباتی ہو کر فرق کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبد المنان بے قصور ہے۔ مجھے نفرت ہے اس سے، جب اسے دیکھتا ہوں اس کی ماں کا چہرہ میری آنکھوں میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ تو میں صرف آپ کی ضد پر واپس پاکستان آیا ہوں، ورنہ میری نظر میں میرا صرف ایک بیٹا ہے، میری پوری جائیداد کا اکلوتا وارث، قاسم۔ یہ کہتے ہی انہوں نے قاسم کی جانب دیکھا۔ آج شازمہ کو شدت سے عبد المنان کے کرب کا احساس ہو رہا تھا۔ شازمہ کی نگاہوں میں اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چھم سے لے رہا گیا۔ کیسے اتنی تکلیف میں بھی مسکرا لیتا ہے وہ؟ کیسے؟ آہستہ سے پلک جھپکی تو دو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ تم نے آج تک عبد المنان کے ساتھ جتنی ناانصافیاں کی میں نے سب برداشت کر لی، پر اب جو تم کرنے جا رہے ہو وہ ناانصافی نہیں، گناہ ہے، اور یہ میں تمہیں کسی صورت نہیں کرنے دوں گا۔ عبد المنان کا بھی تمہاری جائیداد پر اتنا ہی حق ہے جتنا قاسم کا ہے۔ میں نے تمہیں اس امید پر پاکستان بلایا تھا کہ ایک بار اپنے بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ لو گے تو شاید تمہاری سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھے اور تم اس بچے کا حق اسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، پر نہیں، تم تو آج بھی اتنے ہی پتھر دے دو جتنے 23 سال پہلے تھے۔ شہاب صاحب تلخ لہجے میں فرق سے کلام کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے فون پر بھی کہا تھا اور میں اب پھر کہتا ہوں، عبد المنان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فرق قطعی انداز میں اعلان کرتے ہوئے قاسم کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ عبد المنان کو ڈھونڈو اور جلد سے جلد اسے میرے پاس لاؤ، شہاب صاحب کے حکمانہ انداز میں کہتے ہی ان کے گارڈز عبد المنان کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔ اس کی کار ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹ حویلی آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عبد المنان پوری جان سے تڑپ اٹھا تھا اپنے والد کو دیکھ کر۔ ننھے سے دل پر لگے سارے زخم آج پھر تازہ ہو گئے تھے۔ اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ آج پھر اپنے وجود کو ختم کرنے کی ٹھانی تھی۔ پنکھے سے ابھی وہ رسی باندھ ہی رہا تھا کہ نہ جانے وہ حسین و جمیل لڑکی کہاں سے نمودار ہو گئی۔ وہ بہت پیار سے عبد المنان سے استفسار کرنے لگی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ خودکشی حرام ہے، کیا خبر نہیں تمہیں؟ اس حسین لڑکی کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی، اور آج دل اس قدر غم سے نڈال تھا۔ عبد المنان موت سے کم کسی چیز پر راضی نہ تھا۔ میں سکون کا متلاشی ہوں، اور یہ سکون شاید میری موت میں پوشیدہ ہے۔ میں ختم، سب دکھ درد ختم، اس نے رسی باندھتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ
शिद्दत कर्ब का पता दे रहा था। सुकून की मतलाशी हो तो कुरान पढ़ो, ईमान और रूह दोनों ताज़ा हो जाएंगे। खुदकुशी में अगर सुकून पोशीदा होता तो खुदा इसे हराम करार क्यों देता नादान लड़के। इस दिलरुबा के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट रक्सा थी। इसकी चमकदार सब्ज आंखें अब्दुल मनान के वजूद को दीवानों की तरह तक रही थीं। मैं इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हूं तो प्लीज यहाँ से जाओ, वो नायत सर्द लहजे में दहाड़ा। पर वो तो मानो पत्थर की थी। कोई और होती तो बेइज्जती गुमान करके रोने लगती, पर वो तो बजाय रोने या जाने के उल्टा मुस्कुरा मुस्कुरा कर अब्दुल मनान को देखने लगी। चलो मुझे बताओ, क्या गम लाहक है इस छोटी सी उम्र में तुम्हें? वो मोहब्बत से चूर लहजे में पूछने लगी। मुझे अकेला छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो सख्ती से इसके वजूद को देख कर गोया हुआ। चलो ना बताओ, मैं अमजाद से पूछ लेती हूँ, इसने इत्मीनान बख्श अंदाज में कहा। क्या? किससे पूछोगी? वो स्टूल से नीचे उतरते हुए उलझकर इस्तफसार करने लगा। तुम्हारे हमजाद से। वो मुस्कुराते हुए दोबारा अपनी बात दोहराने लगी। तुम मेरे हमजाद से कैसे बात कर सकती हो? तुम कोई जादूगरनी हो या कोई आलम? वो इस हसीनो जमील लड़की की बात सुनकर अपनी खुदकुशी भूलकर हैरत से पूछने लगा। बताओ मुझे अब्दुल मनान के हमजाद, क्या वजह है इस लड़के के लिए इतने रंजीदा रहने की? वो हसीन लड़की अपनी नज़रें अब्दुल मनान के वजूद पर टिकाए तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। किससे बात कर रही हो? अब्दुल मनान न समझी से पूछने लगा। इसी लम्हे एक और अब्दुल मनान हाजिर हुआ, जो शक्ल सूरत और जिसामत में बिल्कुल अब्दुल मनान जैसा था। ये अलग बात थी कि इसे सिर्फ वो हसीन लड़की देख पा रही थी। गोया अब्दुल मनान की आंखों पर पर्दा था। मैं अब्दुल मनान का हमजाद हूँ। मैं पैदाइश से इसके साथ पला बड़ा हूँ। क्या जानना चाहती हूँ मुझसे? क्यों खुदकुशी कर रहा है अब्दुल मनान? इस हसीन लड़की के पूछते ही अब्दुल मनान के हमजाद ने सब बयान कर दिया। अब इस हसीन लड़की के आगे अब्दुल मनान की पूरी जिंदगी खुली किताब की मानद थी। तुम पागल हो क्या? लगता है ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तुम्हारा। फिलहाल अगर अपनी अजीबो गरीब बातें कर ली हों तो जाओ यहाँ से। सुकून से मरने भी नहीं देता यहाँ कोई। ये कहता हुआ वो वापस स्टूल पर चढ़कर अपने गले में फंद डालने लगा। अब्दुल मनान और उस्मानी बचपन से आज तक इस झूठ के साथ बड़ा हुआ कि इसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 2 साल का था। अभी इस हसीन लड़की ने इतना कहा ही था कि अब्दुल मनान के कान खड़े हो गए मारे हैरत के। तुम्हें कैसे पता? वो ताज्जुब भरी निगाह से इसे देखते हुए बोला। दादा दादी ने माँ बाप कभी कमी महसूस न होने दी। वो अपने दादा दादी की आंखों का तारा था। इसे देख देख कर ही वो दोनों जीते थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई। अब्दुल मनान ने गुमान किया वो जल्द ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जान बसी थी अब्दुल मनान की इनमें। पर ऐसा ना हुआ। आखिरी वक्त में वो किसी फर्क नामी शख्स को देखने की आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने लगी। अब्दुल मनान परेशान हो गया। ये नाम पहले तो कभी ना सुना था। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो ईरानी परेशानी के आलम में इस हसीन लड़की से उलझकर पूछने लगा। दादी के जनाजे पर एक फर्क नामी शख्स आया, जिसे देखकर अब्दुल मनान के दादा फूट फूट कर रोने लगे। इस दिन अब्दुल मनान को इल्म हुआ कि वो यतीम नहीं था, बल्कि इसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं। इसकी माँ 2 साल की उम्र में अपने आशिक के साथ रात की तारीकी में भाग गई थी, जिसकी बेवफाई का सदमा अब्दुल मनान का बाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसने अब्दुल मनान को ये कहकर दादा के पास फेंक दिया कि इसे यतीम खाने में छोड़ आए और खुद हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गए, वहाँ दूसरी शादी कर ली। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। अब्दुल मनान की पूरी जिंदगी इसने बयान करना शुरू कर दी थी। वो चीखता हुआ अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया था। ये वो तलख हकीकत थी जिससे अब्दुल मनान पूरे 1 साल से भाग रहा था। जब से इस हकीकत का इल्म हुआ था कि इसकी माँ एक भागी हुई बदकिरदार औरत थी, वो जीते जी मर गया था। और बाप का जिंदा होते हुए अपना बेटा न मानना इसके दिल पर बड़े गहरे जख्म लगा गया था। जिंदगी की तलख हकीकत जब इस पर आश्कार हुई तो मानो इसे अपने वजूद से ही नफरत होने लगी। इस कदर नफरत कदूरत कि वो इस वजूद को ख़त्म कर देना चाहता है। चुप! वो सर पकड़कर अपनी पूरी जान से चीखा। आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ पाया।
वो हैरत से इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। चेहरे पर इसे देखते ही प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई। इसका एक हाथ अब्दुल मनान की हसीन रुखसार पर, दूसरा हाथ नीचे की जानब लटका हुआ अपना बोला सा चेहरा बेड पर टिका कर बेखबर जोर शोर से खराटे लेकर सो रही थी। बच्ची अपने रुखसार पर रखा हुआ शाज़मा का हाथ देखकर मुस्कुराने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी जोर से खराटे ले रही है, इससे रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना। अब देखो बच्ची मैं क्या करता हूँ। इसने आस्था से इसका हाथ अपने रुखसार से हटाकर बेड पर रखा और उठकर बैठा। बेड के बराबर वाली टेबल पर शाज़मा का सेल रखा हुआ था। इसके सेल पर पासवर्ड देखकर मुंह बसूरने लगा। क्या पासवर्ड हो सकता है बच्ची का? वो सोच में पड़ गया था। अगले ही लम्हे चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट बिखर आई। शायद मुझे पता है पासवर्ड क्या हो सकता है। इसने कहकर अपने अंदाजे के मुताबिक पासवर्ड डायल किया। पता था मुझे यही पासवर्ड होगा। वाह अब्दुल मनान, तुम तो जीनियस हो। वो अपने कंधे फखरिया थपथपाते हुए खुद ही को दाद देने लगा। इसने शाज़मा के खराटे रिकॉर्ड करके अपने सेल पर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी और साथ साथ इसके सेल से डिलीट भी कर दिया। मौका वारदात से इसने सारे सबूतों को मिटा दिया था और सेल वापस इसकी जगह पर रखकर आस्तगी से वापस लेट गया। शाज़मा का हाथ भी वापस अपने रुखसार पर रखकर आंखें बंद कर ली। पानी पानी, इसने पानी की पुकार लगाई तो शाज़मा फौरन चूं कर उठी। अभी देती हूँ। इसने जग से पानी गिलास में डालकर इसे सहारे से उठाया। शुक्रिया। इसने पानी पीते ही शुक्रिया अदा किया। मैं यहाँ कैसे आया? अब्दुल मनान उलझ कर बोला। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, इसने अफसरदगी से जवाब दिया। क्या? ये सुनकर वो नसमझी में अपना सर खजाने लगा। तुम ठीक तो हो ना मानी? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो? अब्दुल मनान के पूछने पर वो अस्वाद पे सर हिलाने लगी। तुम क्या बहुत रोई थी? इसकी आंखें सूजी सूजी सी मालूम हो रही थी। अब्दुल मन्नान ने आंखों में झांकते हुए पूछा तो फौरन नफी में गर्दन को जुम्बश देने लगी। मेरे लिए रोई हो? वो शोखी से अपना चेहरा इसके करीब करके अबरू उचका कर पूछने लगा। नहीं नहीं तो, वो बौखला कर बोली। वो तो आंखों में कचरा चला गया था मेरे। इसने अकड़ कर अपना भरम कायम रखना चाहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी बड़ी मोहब्बत से इसकी पेशानी से टकरा देता है। आह, वो अपनी पेशानी मसलते हुए अब्दुल मनान को घूरी से नवाजने लगी। तो वो फ़र्क तुम्हारा, वो कहते कहते रुक गई। हाँ, वो फ़र्क मेरा बाप है। मैं इसकी जायज़ औलाद होते हुए भी एक गाली हूँ। अब्दुल मनान नहायत रंजीदा होकर अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए गोया हुआ। शाज़मा ने महसूस कर लिया था कि वो अपने आंसू छुपा रहा है। सॉरी, मैं भी क्या फालतू टॉपिक लेकर बैठ गई, इसने मुस्नुई मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। पर वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो तजस्सुस से। पर क्या? पर तुम अक्लमंदी वाली बातें भी तो नहीं कर सकती ना। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए फालतू बातें कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। इसके मदाहिया अंदाज में कहते ही शाज़मा ने घूर कर देखा था। मानी मैं सिर्फ तुम्हारे बीमार होने का लिहाज कर रही हूँ, ओके? वो दांत पीसते हुए समझाने लगी। बूढ़े बाबा कहाँ हैं? इसने अबरू चढ़ाकर पूछा। बूढ़े बाबा वो सुबह ही गए हैं यहाँ से, इनकी कोई मीटिंग थी, पर कह कर गए हैं वापसी पर यहीं आएंगे। पता है, पूरी रात यहाँ तुम्हारे पास ही बैठे रहे। इनकी आंखें बार बार नम हुए जा रही थी तुम्हें देखते हुए। शाज़मा के बताने पर इसके चेहरे पर कोई तासर न आया था। अच्छा बेबी सिटर जी, एक काम करो, सामने सोफे पर जाकर आराम से सो जाओ। अब्दुल मनान वाकिफ था कि वह ज़रूर पूरी रात जागी होगी इसकी खातर, बस बोलेगी नहीं। नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। ज़रमीन, वो कहाँ है? अब्दुल मनान के ज़रमीन का नाम लेते ही शाज़मा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। इसका नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है, वो घबरा कर बोली। बच्ची मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? वो संजीदगी से बोला। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ, मुझे वाकई से डर लगता है, वो जताते हुए गोया हुई। क्या चुड़ैलें भी डरती हैं? वो मासूमाना अंदाज में तजस्सुस से पूछने लगा। पता नहीं, अपनी ज़रमीन से जाकर पूछो, वो बेहतर जवाब दे सकेगी। वो दांत कचकचाते हुए खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए बोली। एक अजीब बात शेयर करूं? अब्दुल मनान अबरू उचकाकर गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगा। अगर कोई फालतू का जोक हुआ तो नाक तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो घुरा कर वार्निंग जारी करते हुए गोया हुई। मेरी नाक की दुश्मन,
इस वक्त मैं सीरियस हूँ, तुम ही फालतू में सीरियस सीन को कॉमेडी बनाने पर तुली हुई हो। इसने सर झटकते हुए जवाब दिया। बताओ फिर। वो इश्तियाक से इसकी जानब देखते हुए बोली। वो अमजाद से बातें कर सकती है। अमजाद? अब ये क्या बला है? वो उलझ कर बोली। उफ बच्ची, तुम्हें अमजाद नहीं पता? वो अपना सर पकड़कर हैरत से पूछने लगा। नहीं। वो मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाने लगी। तुम क्या करोगी बड़े होकर? वो झुंझला कर बोला। शादी। वो अपने खूबसूरत चेहरे को हाथों से छुपाकर शर्माते हुए बोली। आजकल के बच्चों के ख्वाब भी बस शादी तक महदूद हो गए। वो मुंह बसूर कर तंजिया कहने लगा। हाँ हाँ, तुम तो 40-50 साल के बूढ़े हो ना। वो तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली। फिर अपनी आवाज़ भारी करते हुए अब्दुल मन्नान की नकल उतारने लगी। आजकल के बच्चों। अभी वो बोल ही रही थी कि अब्दुल मन्नान ने इसके सर पर हल्की सी दप लगाई। ऐसी क्यूट हरकतें मत किया करो, वो टोकते हुए बोला। क्यों, अच्छी लगती हूँ? वो आंखें टपटपाते हुए इतरा कर बोली। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई खा कर नहीं आई क्या? इसने मज़े का खेज अंदाज में कहा। हाँ, तुमने जो सारी खा ली थी, वो मैं मुंह चढ़ाकर बोली। वैसे अमजाद से बातें करना कोई बड़ी बात है? और ये अमजाद है कौन? कोई रिश्तेदार है इसका? इसके सवालात सुनकर अब्दुल मनान ने अपना सर पकड़ लिया था। हाँ रिश्तेदार है, पर इसका नहीं, तुम्हारा। वो दांत पीसते हुए तंजिया गोया हुआ। मेरे रिश्तेदार इतने अजीब नामों वाले नहीं हैं, ओके? वो मुंह चिढ़ाते हुए बोली। अब बता भी दो। अब्दुल मनान इसकी मासूमियत पर अभी चेहरे की एक्सप्रेशन दे ही रहा था कि वो बेताबी से बोली। अमजाद एक किस्म का जिन है। जब इंसानी बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ साथ एक जिन भी पैदा होता है। इसी जिन को फारसी में अमजाद कहते हैं। ओह, तो क्या अमजाद मेरे साथ भी पैदा हुआ है? वो भूला सा चेहरा बनाकर तजस्सुस से पूछने लगी। तुम इंसान की बच्ची नहीं हो क्या? इसने सपाट सा जवाब दिया, जिस पर वो जवाबन अजीब अजीब मुंह बनाने लगी। तो ये अमजाद नामी जिन क्या करता है? इसके जहन में फिर एक सवाल आया था जो वो फौरन ही अब्दुल मनान से पूछने लगी। ये गुमराह करने का काम करता है। मोमनों पर तो इतना खास असर अंदाज नहीं हो पाता, पर काफरों के ये सर चढ़ कर बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ। वो मसरत भरे लहजे में बोली। एक मिनट, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? वो उसे खुश होता देखकर मुंह बसूर कर पूछने लगा, क्योंकि इसकी नज़र में वो बात के असल मफहूम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोली। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा इसका अमजाद से बातें करना? वो उलझी निगाह से तकते हुए बोला। नहीं, जरमीन एक जिनी है, अमजाद एक जिन है, दोनों ने बात कर ली, इसमें क्या अजीब है? वह नायत सादगी से इसने उलझी हुई पहली को सुलझा दिया। जरमीन इंसान है। वो खासा जोर देते हुए बोला। जी नहीं, माना कि मेरे पास तुम्हारे जितना इल्म नहीं, पर इतना तो मुझे भी पता है कि इंसान रूप नहीं बदलते, पर वो बदलती है। और मैंने खुद देखा है। वो डट कर बोली। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ था बस। वो शाज़मा की बात पर अभी भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम था। तुम मानते क्यों नहीं? वो जिनी है। वो अबरू उचकाते हुए झुंझला कर इस्तफसार करने लगी। पागल हूँ? इतनी हसीन और जमील लड़की को जिनी मानकर खुद पर आराम कर लूँ? फिर एक ठंडिया भरते हुए, हाय क्या देखती है, कसम से दिल खुश हो जाता है इसकी एक झलक देखते ही। वो गाना है ना, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया। अभी वो तपाने का फर्ज अदा करने में ही लगा था कि शाज़मा ने जल कर इस पर पानी से भरा जग उलट दिया। आह, ये क्या हरकत थी? वो एक दो सानियों के लिए तो अड़बड़ा गया, फिर अपना मुंह साफ करते हुए भड़क कर पूछने लगा। बूढ़े बाबा क्या कर गए? अब्दुल मनान को होश में आने के बाद कहीं जाने मत देना। तो सॉरी मानी साहब, पर अभी आपका तस्वराती दुनिया का रास्ता ब्लॉक है। चेहरे पर मासूमाना मुस्कुराहट सजाकर अल्फाज चिबाते हुए कह रही थी, जिस पर वो दांत कचकचाते हुए इसे घूरी से नवाजने लगा, जबकि दिल ही दिल में इसके तपने पर खूब लुत्फ ले रहा था। अब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, कहता हुआ वो मुंह बसूर कर खड़ा हुआ। शाज़मा वहां रखी मैगजीन उठाकर देखने लगी। बच्ची, ये कौन से बाबा आदम के ज़माने के कपड़े उठाकर ले आई हो? वो शर्ट लेस हालत में शाज़मा के सामने आकर इसे हाथ में पकड़ी हुई शर्ट मुंह बसूर कर दिखाते हुए कह रहा था। मानी, थोड़ी शर्म करो। इस हसीन लड़के को देखकर वो मबहूत हो गई थी, पर अगले ही लम्हे अपना सर झटक कर आंखों पर हाथ रखते हुए शर्मिंदगी से कहने लगी। इसका रिएक्शन देखकर अब्दुल मनान ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा था। ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चुप करके पहन लो। शाज़मा आंखों पर हाथ रखे इसकी जानब अपना हसीन चेहरा बुलंद करते हुए बोली।
دھوپ کی کرنیں اس بولی سی لڑکی کے چہرے کا حسن دوبالا کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ شازمہ کے حسین ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ دل نے مانو سپیڈ پکڑ لی، لبوں پہ تبسم خود بخود بکھر آیا۔ ٹکٹکی باندھے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا۔ خود ہی پہن لو یہ بابا آدم کے زمانے کی شرٹ۔ اس نے فوراً اپنا دل تھاما تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے شرٹ اس کے حسین چہرے پر ڈال کر بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اوہو، نخرے تو دیکھو جناب کے، اتنی پیاری شرٹ سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں، اتنی پیاری لگوں گی پہن کر۔ وہ شرٹ خود پر لگاتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہو کر بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں پہن کر مجھے ضرور دکھانا، وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ مانی، ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عبد المنان نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی دوسری شرٹ کا گلا کافی چھوٹا ہونے کے سبب پیشانی پر ہی اٹک گیا تھا۔ بچی مدد کرو، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ بزاری سے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بچی مدد کرو یار، میں پھنس گیا ہوں۔ اس کی پکار سن کر تیزی سے میگزین سامنے میز پر رکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ ہو گیا بس، اس نے آ کر شرٹ کا گلا نیچے کی جانب کھینچا تھا۔ کبھی کبھار تو تم مجھے چھوٹے سے بچے لگتے ہو جو ہر بات پر پینک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، پر جب سے تمہیں قریب سے جاننا ہے میں حیران ہوں، اتنے درد کیسے چھپا لیتے ہو؟ ذرا بھی ماتھے پر شکن آنے نہیں دیتے، ذرا۔ شازمہ اس کے قریب آ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں ابھی بول ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ تم؟ قاسم کو دیکھ کر عبد المنان منہ بسور کر اپنی شرٹ کی آستینوں میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ آ جاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے اجازت طلب کرنے لگا۔ ضرورت نہیں، عبد المنان سپاٹ سا جواب دے کر صوفے پر اوندے منہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ اس کباب میں ہڈی کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ منہ ہی منہ بڑبڑا رہا تھا۔ قاسم کو ناگوار گزرا تھا عبد المنان کا اس طرح منع کرنا، پر شازمہ کی خاطر وہ اس رویہ کو مکمل اگنور کر گیا۔ اس بار قاسم نے آنکھوں کے اشارے سے شازمہ سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کے لیے۔ قاسم گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ شازمہ کی جانب بڑھا کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا میرے لیے؟ وہ تعجب سے بولی۔ عبد المنان کے فوراً کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے سیدھے ہو کر قاسم کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورنے لگا۔ میرا مطلب عبد المنان کے لیے، آپ اس کا خیال رکھتی ہیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ قاسم نے بات بنانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے گلابوں سے بھرا گلدستہ لے لیا تھا۔ کتنی پیاری مہک آ رہی ہے ان میں سے، شکریہ۔ وہ تازہ پھولوں سے اٹھنے والی مہک کو سونگھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جس پر قاسم کا دل مسرت سے بھر آیا۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گلاب؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ عبد المنان اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بری طرح جل گیا تھا۔ لگتے بھی ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ وہ دونوں کے بیچ میں کود کر شازمہ کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ لیتے ہوئے تفتیشی افسران کی طرح تیور چڑھائے پوچھنے لگا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اس سے گمان ہوا کہ عبد المنان نے اس کی چوری پکڑی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جیب مٹانے لگا۔ ویسے مارکیٹ میں پھولوں کی کمی ہو گئی تھی کیا جو گلابوں سے بھرا گلدستہ لے آئے ہو؟ شاید تمہیں پتہ نہیں، پر مجھے گلاب بالکل اچھے نہیں لگتے، ان میں بڑے کانٹے چھپے ہوتے ہیں۔ قاسم کو اس کا لہجہ چبھتا ہوا معلوم ہوا۔ واپس لے جاؤ اسے، اور برائے مہربانی واپس آ کر ہمیں ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سرموری سے کہہ کر شازمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، جس پر شازمہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ قاسم کے تن بدن میں آگ لگی تھی عبد المنان کی اس حرکت پر۔ شازمہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس بار قاسم کے سامنے ہی عبد المنان کی ناک پر اپنی پوری قوت سے مکہ دے مارا، جس پر وہ ناک پکڑ کر چیخا، جبکہ قاسم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ کہا تھا نا دوبارہ ٹچ کرنے کی غلطی مت کرنا، شازمہ نے غصے سے بفر کر سخت لہجے میں کہا۔ کیوں بچے کی ناک کے پیچھے پڑ گئی ہو ظالمہ؟ وہ اپنی ناک مسلتے ہوئے دعائی دینے لگا۔ قاسم اس معصوم سی لڑکی کی جرأت دیکھ سو جان سے فدا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا دل اطمینان پا گیا تھا کہ شازمہ اور عبد المنان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی میں آپ لوگوں کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ عبد المنان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم اس کے سامنے تھوڑی عزت نہیں رکھ سکتی تھی میری؟ قاسم کے جاتے ہی وہ شازمہ پر چڑھائی کرنے لگا۔ نہیں، وہ عبد المنان کے منہ پر سپاٹ سا جواب دے کر واپس میگزین کھول کر بیٹھ گئی۔ عبد المنان مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش شازمہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا
ऐसे क्यों देख रहे हो? वो अबरू उचका कर रह गई। तुम्हें पता भी है बेवकूफ़ बच्ची तुमने किया क्या है? वो दांत पीसते हुए इसके सर के पास खड़ा होकर दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोला, हाँ, एक ठरकी की नाक फोड़ी है, वो भी कमर पर हाथ जमा कर जैसे मैदान में आई। हाँ बिल्कुल, अपनी अक्लमंदी का आला सबूत देते हुए आपने छोटे ठरकी की नाक फोड़कर बड़े ठरकी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वैसे आपस की बात है, जब अकल बढ़ रही थी तब छलनी लेकर खड़ी हुई थी। इसके तंजिया कहते ही शाज़मा की पेशानी पर बल नमूदार हुए। हर किसी को अपनी तरह मत समझो, वो बेचारा इतना अच्छा है, तुम इसके सौतेले भाई हो, फिर भी तुम्हारे लिए इतने प्यारे फूल लेकर आया। शाज़मा को कासम की हमायत करता देखकर इसको ठीक ठाक तब चढ़ी थी। हाय, कुर्बान जाने का दिल कर रहा है तुम्हारी मासूमियत देखकर। वो एक प्ले बॉय है जिसे तुम बेचारा बेचारा कर रही हो। वो भड़क कर कासम की रियल पर्सनालिटी से इसका तारुफ कराने लगा। तो क्या बड़ी बात है, तुम भी तो एक प्ले बॉय हो। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली, मैं हूं नहीं, था। और वो कमीना अभी भी है। इस था और है में जो फर्क है, प्लीज बेबी सिटर जी, इसे समझो। अब्दुल मनान संजीदगी से कहता हुआ सोफे पर लेट गया। मानिए अगर अमजाद शुरू से हमारे साथ रहता है तो उसे तो हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना? वो तजस्सुस से पूछने लगी। बिल्कुल, इसे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर तुम ये अचानक क्यों पूछ रही हो? वो अबरू उचका कर बोला, इसका मतलब है अब जरमीन के पास तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है? इसने गंभीर लहजे में अब्दुल मनान को देखकर कहा। जारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट करें। अल्लाह नगेबान।